गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मैं दीपक साहू आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं फार्मा इजी स्टडी में। आज हम क्या कवर अप करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट थर्ड पार्ट फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना यूनिट थर्ड है। और पार्ट फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लिक्विड इंटरफेस सरफेस एंड इंटरफेशियल सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, इसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको जान लेना यह जरूरी है कि आखिर सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया, कि फार्मेसी लाइन में क्यों रखा गया, यह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में क्या अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सरफेस का मतलब क्या होता है कि उसका आधार। कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने एक घर बनाया, घर के नीचे आपने एक नींव डाली और नींव के ऊपर आपने एक छत बनाई, तो आपकी जो नींव होगी वो छत के लिए आपके आधार होगी और जो आपकी छत होगी वो आपके लिए आधार होगी। ठीक है, और इंटरफेशियल का क्या मतलब होता है, किन्हीं दो फेज, मतलब इसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट फेज, जैसे एक हो गया हमारा सॉलिड, एक हो गया हमारा लिक्विड, या लिक्विड लिक्विड हो गया, एक ऑयल हो गया, एक वाटर, मतलब ऐसे मैटर जो आपस में मिसिबल ना हो, पार्शियली मिसिबल हो या इमिसिबल टोटली हो, और उनके बीच में एक लेयर फॉर्म होती हो। ठीक है, उनके बीच में बनने वाले सरफेस को, मतलब आप ऑयल एंड वाटर का इमल्सन ले लीजिए। ठीक है, विदाउट यूजिंग ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आप उसको मिक्स कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो पानी होता है, तेल होता है, वो अलग हो जाता है और पानी का एक सरफेस अलग बन जाता है और वाटर का ऑयल का एक सरफेस अलग बन जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। ठीक है, जो हमारा जिस जो जो सरफेस हमारा ऑयल को और वाटर को हमारा पृथक्करण करता है, मतलब अलग अलग करता है, मतलब सेपरेट करता है, उसी को बोलते हैं इंटरफेशियल सरफेस टेंशन। तो इसका ये फार्मेसी लाइन में रखा क्यों गया है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हम फार्मूलेशन तैयार करते हैं उसकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन मतलब हमारी बॉडी में जाके वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिनन में। ठीक है, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी टैबलेट जाती है उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है। ठीक है, तो वही एब्जॉर्प्शन हम इसमें पढ़ेंगे। देन आइए, होता क्या है इसमें, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना। दिस सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मतलब कहने का क्या है कि जो सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, किसी भी फार्मूलेशन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। द इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अवशोषण, और एडजॉर्प्शन ADSORPTION जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब होता है कि ऊपरी सतह के द्वारा किसी भी लिक्विड को सोख लेना, और अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि उसकी भीतरी सतह के द्वारा किसी भी लिक्विड को सोख लेना। तो यही मेन डिफरेंट होता है एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब उसके ऊपरी सतह पे जो उसके मतलब कंज्यूम करने की जो क्षमता है उसको बता रहा है। द इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मेनी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फार्मूलेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन ETC। देन एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम कोटिंग, मतलब एप्लीकेशन कैसे इसकी रेंज आउट कर सकती है फ्रॉम कोटिंग करते वक्त, मतलब आप कोटिंग कर रहे हैं, जैसे टैबलेट फार्मुलेशन करते हैं तो उसमें आप कोटिंग करते हैं, उसका फार्मुलेशन भी करते हैं। एज इन केस ऑफ डिस्पर्स सिस्टम आर सिग्निफिकेंट फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। देन अब हमारा यहाँ से आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि पहला हमारा लिक्विड इंटरफेस होता क्या है। लिक्विड इंटरफेस का मतलब सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आप दो इमिसिबल लिक्विड ले लीजिए और दोनों को सेक कर दीजिए, जहाँ से वो दोनों को एक दूसरे से पृथक कर रहे हैं वही उसका, जहाँ से सेपरेट कर रहे हैं वही उसका हमारा क्या होता है, इंटरफेस हो जाता है, सरफेस हो जाता है। मतलब ऑयल का सरफेस अलग और वाटर का सरफेस अलग, जहाँ से दोनों को अलग करते हो। देन आता है हमारा व्हाट इज सरफेस। सरफेस क्या होता है, आप नॉर्मल भाषा में देखिए, जब आप टेबलेट के फार्मूलेशन करते हैं तो उसके जो ऊपर का सतह होती है वो हमारा क्या होता है, सरफेस कहलाता है। देन सरफेस, द टर्म सरफेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन सॉलिड गैस एंड लिक्विड गैस। मतलब कहने का क्या है कि जैसे आपने एक टेबलेट ली, आपने उसको खुले इन्वायरमेंट में रखा, तो उस जैसे टेबलेट सॉलिड है और इन्वायरमेंट में एयर है, तो उस सॉलिड और एयर के बीच में
जो आपका इंटरफेस बन रहा है, जहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है, उसको बोलते हैं सरफेस। वो किसी के भी बीच में हो सकता है, सॉलिड गैस के भी बीच में हो सकता है, लिक्विड गैस के भी। अब लिक्विड गैस कहाँ होता है, आप इनहेलर ले लीजिए, वहाँ पे आपको लिक्विड गैस मिल जाएगा। दी अनदर सिनोनिम्स ऑफ सरफेस इज इंटरफेस बट दियर वाज डिफरेंट। कहने का क्या मतलब है कि हमारे जो सरफेस होते हैं वो सारे सरफेस हमारे इंटरफेस हो सकते हैं, बट सभी इंटरफेस हमारे सरफेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा कहने का मतलब क्या है कि जो सरफेस का सिनोनिम्स अदर होता है वो इंटरफेस कहलाता है, लेकिन जो इंटरफेस का सिनोनिम सरफेस नहीं कहलाता है। इंटरफेस इज द बाउंड्री ऑफ द टू कंडेंस फेस सच ए लिक्विड इन अ लिक्विड। मतलब जो इंटरफेस होता है वो किन्हीं दो लिक्विड के बीच के कंडेंस फेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लिक्विड इन लिक्विड, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल इन ऑयल एंड वाटर इन ऑयल। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबलेट बनाया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे टेबलेट देख रहे हैं, तो यहाँ का कंडीशन क्या है, एयर, और ये कंडीशन क्या है आपका सॉलिड है। ठीक है, तो सॉलिड को आप जब देख रहे हैं टेबलेट, तो इन सॉलिड के और एयर के बीच में आपका एक फेज बनेगा इसे। ठीक है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, सरफेस, इंटरफेसियल सरफेस। और यहाँ पे आप देखिए, आपने लिया है वाटर लिया है, ठीक है, और ऊपर आपकी एयर है, तो इन दोनों के बीच में, वाटर और एयर के बीच में जो हमारी फेज बनती है उसको बोलते हैं इंटरफेसियल सरफेस टेंशन। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में। इंटरफेस इज द बाउंड्री दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू इमिसिबल फेज। मैं बता चुका हूँ, दे विल बी डिफरेंट इन टाइप, मतलब ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। लाइक एज लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, मतलब जैसे टू इमिसिबल लिक्विड ले लीजिए, उसके बीच का इंटरफेस, और कैन से सॉलिड लिक्विड एंड गैस, मतलब कितने भी प्रकार के, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, मतलब ऐसे ठीक लिक्विड टू सॉलिड, मतलब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मैटर टाइप जिसमें आपका एक मिसिबल ना हो, ऐसे में इंटरफेस सरफेस टेंशन बनना एकदम उचित हो जाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड इंटरफेस सॉलिड और गैस के बीच, लिक्विड इंटरफेस सॉलिड लिक्विड गैस के बीच। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑयल और वाटर के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए नीचे आपका यहाँ पे ऑयल है, सॉरी वाटर है, और यहाँ पे ऑयल है। ठीक है, तो इन दोनों को जो सेपरेट करता है, एक बीच में ये लाइन बनी हुई है, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक है सॉलिड लिक्विड है, मतलब सॉलिड, जैसे सस्पेंशन आप बनाते हैं, तो आप जब सस्पेंशन तैयार करते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि उसमें सेडिमेंटेशन इफेक्ट शो करने लगता है। कहने का मतलब क्या है कि जो उसके सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो आपके सेडिमेंट करना, मतलब नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे वो मिसिबल नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं पार्शियल मिसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो हमारा इंटरफेस बन रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सच एज सस्पेंशन के दौर में। देन टाइप्स ऑफ इंटरफेस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, गैस इन गैस, इसमें नो इंटरफेस, मतलब जैसे अगर आपने सेम मैटर लिया, लिक्विड को छोड़ के अगर आपने सेम मैटर लिया, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है हमारा, ठीक है, अगर आपने लिक्विड, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो हमारे बोथ प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब मिसिबल भी होता है, इमिसिबल भी होता है। ठीक है, इसलिए लिक्विड टू लिक्विड छोड़ देंगे, और बाकी जैसे गैस इन गैस है, सॉलिड इन सॉलिड है, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इंटरफेस, मतलब इंटरफेस सरफेस टेंशन नहीं होता है, बट इसमें सरफेस होता है। गैस इन लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड का सरफेस बन जाता है, मतलब गैस का तो आपको कोई, जैसे उसका आयतन नहीं पता होता है हमको, उसका वॉल्यूम नहीं पता होता है, उसका साइज नहीं पता होता है, तो इसलिए गैस का हम नहीं बता सकते हैं कि उसका सरफेस टेंशन कहाँ पे बनेगा, बट लिक्विड का हम सरफेस बता सकते हैं कि लिक्विड का सरफेस यहाँ पे बनेगा। सच एज वाटर एक्सपोज टू एयर, मतलब एक बीकर में वाटर रख लीजिए और आधे बीकर को भर लीजिए, मतलब वाटर से भर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आधे बीकर में एयर है और आधे बीकर में हवा है, मतलब सॉरी वाटर है। ठीक है, देन आता है गैस इन सॉलिड, मतलब सॉलिड और गैस का मिक्सचर, मतलब जैसे आप रोटा कैप्स लेते हैं, एरियोसॉल्स लेते हैं, उस टाइप के, तो इसमें क्या होता है, सॉलिड का इंटरफेस बनता है, क्योंकि गैस का कोई आयतन या वॉल्यूम नहीं होता है, सच एज सॉलिड एक्सपोज टू एयर। देन आता है लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड में दो टाइप के होते हैं, एक इमिसिबल होता है, एक मिसिबल होता है। मिसिबल में क्या होगा कि उसमें कोई भी इंटरफेस नहीं बनेगा, क्योंकि वो आपसी में एकदम मतलब झुल मिल जाएगा। ठीक है, बट इमिसिबल में क्या होता है कि वो दोनों आपस में मिले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक सरफेस टेंशन, इंटरफेस सरफेस टेंशन बन जाता है। ठीक है, सच एज ऑयल इन वाटर। देन हमारा आता है लिक्विड इन सॉलिड, जैसे सस्पेंशन आपने तैयार किया हुआ है, तो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, मतलब उसमें लिक्विड के भी सरफेस बनेगा और सॉलिड का भी सरफेस बनेगा, सच एज पोअरली सोल्यूबल सॉलिड वाटर। देन सॉलिड इन सॉलिड, जैसे आपने कोई टेबलेट फॉर्मुलेशन किया है, तो इसमें दोनों सॉलिड का आपका एक इंटरफेस बनेगा, बट बहुत ही रेयर केजों में, कुछ ऐसे केज होते हैं
जहाँ पे जैसे आप कोई फॉर्मुलेशन सॉलिड का तैयार कर रहे हैं, उसमें आप एनिमल के वसाओं का प्रयोग कर रहे हैं, फैट्स का, चर्बी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका इंटरफेस वहाँ पे बनता है। अगर आप दोनों एक ही स्पीसीज का रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे सरफेस टेंशन हमारा नहीं बनेगा, वहाँ पे कोई सरफेस नहीं होगा सच एज पाउडर मिक्सचर। देन सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है, द टेंशन दैट एग्जिट बिटवीन सॉलिड गैस फेज एंड लिक्विड गैस इज नोन एज सरफेस टेंशन। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा मैटर, ठीक है, जिस एक मैटर का हमको उसका वॉल्यूम मतलब उसका आयतन मतलब उसका आकार पता हो और दूसरे का ना पता हो, तो उनके बीच में बनने वाले को क्या बोलते हैं, हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे गैस होता है, गैस का हमें नहीं पता होता है कि कब उड़ेगी, कब बैठेगी, कितना उसका आयतन होगा, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना क्या आकार है, ठीक है, तो उसका हम एक सरफेस नहीं पता कर सकते हैं, इसीलिए बोला गया सॉलिड गैस फेज या लिक्विड गैस। गैस का भी हम गैस का पता नहीं होता, ठीक है। तो स्पेशली आप कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन वैल्यूएबल फॉर दी ओनली फॉर द गैसेस। अगर किसी भी मिक्सचर में गैस प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहाँ पे सरफेस टेंशन बनेगी, इज नोन एज सरफेस टेंशन। टू अंडरस्टैंड द सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन को समझने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ठीक है। अब कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में एडहेसिव का मतलब होता है चिपक जाना, और कोहेसिव का मतलब होता है कि वहाँ पे एक ज़बरदस्ती फोर्स लगा देना। तो कोहेसिव फोर्स मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, मतलब जिसमें कोई भी बाह्य एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और वो अपने आप सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, जैसे वाटर इन वाटर, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनके बीच क्या होता है, कोहेसिव फोर्स लगता है, सच एज एग्जांपल के तौर पर बल्क इन द वाटर। बट इन द केस ऑफ एडहेसिव फोर्स, मतलब एडहेसिव फोर्स में क्या होता है कि चिपकाने के लिए हम यहाँ पे एनर्जी का उपयोग करते हैं। द इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फोर्स बिटवीन द डिफरेंट और इमिसिबल मॉलिक्यूल्स इन नोन एज एडहेसिव फोर्स, मतलब जहाँ पे हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी है उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव, मतलब अधेयर मीन चिपका देना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। आप पहला एग्जांपल यहाँ पे देखें, दोनों ने मतलब वाटर ने मिलकर अपना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया और उसमें कोई भी सरफेस टेंशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स वर्क कर रहा है, मतलब वो अपनी एनर्जी के ऊपर आपस में कॉम्बिनेशन किया हुआ है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो वाटर इन ऑयल का मिक्सचर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप ऑयल उधर भाग रहा है, वाटर बीच में आ रहा है, कहीं ऑयल उधर भाग रहा है, कहीं वाटर बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो फोर्स वर्क करता है मतलब चिपकाने का जो काम। उसके बाद आता है हमारा सिग्निफिकेंट ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब जो सरफेस टेंशन के सिग्निफिकेंट हैं ये क्या क्या है। दिस सरफेस टेंशन डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ लिक्विड इन अ नंबर ऑफ प्रोसेस एंड फिनोमिना। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए वेटिंग का मतलब क्या होता है, तर कर देना, मतलब उसमें आप एक तरी लगा देना, पानी की एक तरी लगा देना। जैसे देहाती मॉडल में बोलते हैं कि जब घर वर बनता है तो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे दीवार को तरी कर दो, प्लस्तर करना, यहाँ पे दीवार को तरी कर दो, ऐसा करना है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं तरी कर देना। द वेटिंग ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड्स डिपेंड ऑन द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड। अब इस लाइन का मीनिंग आपको मैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट के साइड रिडक्शन पार्ट से समझ आता हूँ। जैसे आपने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हमारा साइड रिडक्ट होगा, मतलब जितना ज़्यादा हमारा फाइन पार्टिकल होगा उसमें उतनी ज़्यादा एब्जॉर्बिटी होगी, और वहीं पर एक लाइन आई थी कि जितना ज़्यादा हमारा साइड रिडक्शन होगा उसका सरफेस टेंशन क्या होगा कि उतना ही रिड्यूज होगा, मतलब रिड्यूस सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड इन द एनी, सीधा सीधा बोलिए थे कि एनी रिडक्टेड साइड में, मतलब किसी भी फाइन पार्टिकल्स में उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बिटी बढ़ जाएगी। तो सीधा इसका यही लाइन का मतलब है। द इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट करता है, दी वॉशिंग, क्लीनिंग एंड फार्मुलेशन ऑफ डिस्पर्सन। दी वेटेबिलिटी इज इंक्रीज, मतलब उसकी वेटेबिलिटी मतलब उसको तर करने की क्षमता जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन, मतलब उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूज, मतलब जितना हमारा पार्टिकल लार्ज होगा उसकी वेटेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी, और जितना हमारा छोटा होगा उतनी उसकी वेटेबिलिटी कम होगी। देन आता है हमारा डिस्पर्सिबिलिटी, डिस्पर्स कर देना, मतलब सीधा समझ लें कि एक दूसरे को आपस में मिला देना। द इंटरफेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड फेज इज फॉर्म्ड, मतलब कहने का क्या है कि अगर आप कोई सॉलिड लिक्विड का फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं तो उसमें एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको बोलते हैं इंटरफेस लेयर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ए हाई सरफेस टेंशन हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सिबिलिटी, मतलब कहने का क्या है कि जिसकी जितना ज़्यादा उसकी सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा अधिक होगा
उसकी एब्जॉर्बिविटी, उसकी वेटिंग क्षमता उतनी कम होगी, इसलिए ये आपको एक डिस्पर्टिबिलिटी के रूप में दिखाई देगा। इंटरफेशियल टेंशन किसको कहते हैं? व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड आर मिक्स्ड, मतलब जब हम किसी दो प्रकार के ऐसे लिक्विड को मिक्स करते हैं जो आपस में इमिसिबल है, सच एज क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, या वाटर और एथेनॉल, या ऑयल इन वाटर, तो क्या होता है? दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दोनों क्या होते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ ईच लिक्विड एंड इट्स सरफेस एंड फॉर्म एंड इंटरफेस। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सभी के पास अपना अपना एक सरफेस है और दोनों का सरफेस जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं इंटर सरफेस, टू फॉर्म द इंटरफेस। The surface tension of both the miscible liquid at the interface is called interfacial tension। ठीक है, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देन आता है interfacial tension represented by the strength of cohesive force at the boundary between टू immiscible liquid। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए, आपने कोई एक मतलब फॉर्मूलेशन तैयार किया जो क्या है? वाटर इन ऑयल का फॉर्मूलेशन है। तो ऊपर की ओर आप देखिए ऑयल है, ठीक है, और नीचे की ओर आपका क्या है? वाटर है। कुछ मॉलिक्यूल ऑयल के हमारे वाटर के फेज में आ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑयल इन ऑयल आपस में अटैच हैं वो कोहेसिव फोर्स से हैं, जो वाटर इन वाटर आपस में अटैच है वो कोहेसिव फोर्स के, मतलब उनके बीच में वो एक सिमिलर मैटर, एक सिमिलर नेचर के हैं, इसलिए उसके बीच में कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इनके बीच को जो सेपरेट किया है, मतलब ऊपर ऑयल है नीचे लिक्विड है, ये दोनों आपस में मिक्स क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनके बीच क्या काम कर रहा है? एडहेसिव फोर्स, ठीक है, जो क्या करता है? एक इंटरफेशियल सरफेस टेंशन का निर्माण करता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, द इंटरफेशियल सरफेस इज यूजफुल इन द एनालाइजिंग फ्लूइड, रिफॉर्मिंग, स्प्रेडिंग, इमल्सिफिकेशन, वॉशेबिलिटी एंड अदर लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका जो यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर होता है या न्यूटन पर मीटर होता है। देन आता है सरफेस फ्री एनर्जी, मतलब सरफेस फ्री एनर्जी। आप सीधा समझ रहे हैं कि जहाँ पर सरफेस हमारा वहाँ पे एनर्जी फ्री है। द वर्क व्हिच हैज टू बी एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सरफेस ऑफ अ फेज इज नोन एज सरफेस फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे हम इसको कैसे समझेंगे? देखिए, द वर्क डन, मतलब जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती है? होती है। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस बाय अनटिल वैल्यू, कहने का क्या मतलब है कि आपने कोई फॉर्मूलेशन तैयार किया हुआ है और उसके सरफेस एरिया को बढ़ाने में जितनी आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप ले लीजिए, जैसे आप एक ABCD ले लीजिए, मतलब ABCD मत लीजिए, आप सीधा सीधा एक यहाँ पे एक आयत टाइप का, मतलब एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, उसके 4 पॉइंट है ABCD, ठीक है। आप यहाँ पे लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे आप लिक्विड सोप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा? लिक्विड सोप होगा, मूवेबल होगा। अब क्यों, कैसे मूवेबल होगा, यहाँ पे पढ़ते हैं। ABCD इज ए 3 साइडेड फ्रेम, मतलब एक 3 साइडेड फ्रेम है विथ अ मूवेबल बार CD, मतलब जो इसमें ये मूवेबल बार देखिए लगा हुआ है बीच में C और D के नाम से, ठीक है, जो लिक्विड सोप को नीचे लेकर आएगा। ए शॉप फिल्म इज फॉर्म ओवर द एरिया ABC अप्लाइंग अ फोर्स F, मतलब अगर आप वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको हम F से डिनोट, मतलब फोर्स फॉर मूवेबल बार, मतलब मूवेबल बार को नीचे लाने के लिए द फिल्म स्ट्रेचेड टू डाउनवर्ड, जिसके कारण क्या होगा कि वो नीचे आ जाएगी। सीधी सी बात है भाई कि अगर आपने एक बाल्टी में जग डाल दिया तो ठीक है, तो जग जो होगा आप उस पर जब पानी भरे रहिए और उल्टा जग करके डाल दीजिए। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे कि जब उस जग को डुबोएंगे तो उसके बीच में हवा भरी होगी, जिसके कारण से वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी, मतलब उस सरफेस पे एनर्जी ना होते हुए भी बिना एनर्जी के उसमें हम कुछ भी मिसिबल नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा सरफेस फ्री एनर्जी। अब इसको कैलकुलेट कर से कहते हैं W इक्वल टू गामा, गामा का मतलब होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्यों? मतलब जो एरिया होता है उसमें डिफरेंस, वह W इक्वल टू सरफेस फ्री एनर्जी एंड Y इक्वल टू सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एंड डेल्टा ए इक्वल टू इंक्रीज इन द area, but surface free energy and surface tension are numerically equal, have SI unit न्यूटन मीटर इनवर्स और डाइन पर सेंटीमीटर।
देन आता है मेजरमेंट ऑफ द सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट थर्ड। ठीक है, मैंने सोचा था इसको अलग बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मुझको सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है, हमारा एग्जाम भी आने वाला है तो आप लोगों का, तो इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। सरफेस टेंशन है इंटरफेशियल टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, आप शुरू में ही जान चुके हैं, विच अफेक्ट द सरफेस केमिस्ट्री, जो क्या करता है कि उसकी सरफेस की केमिस्ट्री को अफेक्ट करता है ऑफ द सॉलिड लिक्विड और गैस, मतलब जो अवस्थाएं होती हैं, स्टेट की तीनों अवस्थाएं होती है सॉलिड लिक्विड गैस की, उसको डायरेक्टली उसके सरफेस को अफेक्ट करता है। एंड आल्सो फॉर डेवलपमेंट फार्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देन अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में द केमिकल एक्टिविटीज सच एज एब्जॉर्प्शन, डिजोल्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, आप सीधा यहाँ पे एडीएम भी ले सकते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो उसी का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिजोल्यूशन मतलब मिल जाना, एंड बायोअवेलेबिलिटी मतलब आपके शरीर में उसका क्या वर्क कर रहा है ऑफ द ड्रग डिपेंड ऑन द सरफेस क्वालिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब क्या कि वो उस फॉर्मुलेशन की क्वालिटी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ये है। इन सॉलिड डोसेज फॉर्म सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड फिल्म कोटिंग टेबलेट, ये सब ठीक है, ये सब अब थ्योरेटिकल आता है। अब डायरेक्ट आते हैं इन सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस इंटरफेस। ठीक है, जितने भी हमारे सॉलिड मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेटल आप यूज करके आप एक इंटरफेस बना सकते हैं, बस क्या होना चाहिए कि उसमें गैस नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैस का अपना एक आयतन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सरफेस एंड इंटरफेस सरफेस, तो यहाँ पे हम सरफेस में तो आपका गैस का तो सरफेस होता, मतलब गैस का तो सरफेस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस को भी पढ़ेंगे। इंटरफेस व्हिच में अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म लाइक पाउडर, टैबलेट, सस्पेंशन, इमल्सन एंड अदर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब NDDS सच एज लाइपोसोम transdermal dosage form. So the measurement of the surface and interfacial tension is one of the important criteria of the pre-formulation step of the formulation develop। कहने का क्या मतलब है कि प्री फार्मुलेशन हम अपने मतलब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसमें पूरा प्री फार्मुलेशन का हमारा वो दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है। तो हम जैसे देखिए किसी भी ड्रग का जब हम फार्मुलेशन करते हैं तो उससे पहले उसका प्री फार्मुलेशन करते हैं, तो उस प्री फार्मुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सरफेस इंटरफेशियल टेंशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसमें मेथड कितने हमारे 5 मेथड हैं। एक कैपिलरी राइज मेथड है जिसके लिए हम सरफेस टेंशन में, जिसका हम क्या करते हैं सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए हम कैपिलरी राइज मेथड का यूज करते हैं। ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं स्टेगलोमीटर का यूज करते हैं, ये भी हमारे सरफेस टेंशन के लिए होता है। बबल प्रेशर है, इसको भी सरफेस टेंशन के लिए यूज करते हैं। एंड हमारा होता है व्हील हेल्म प्लेट मेथड, जिसको हम इंटरफेशियल एंड सरफेस टेंशन दोनों के लिए हम यूज करते हैं। देन हमारा आता है ड्यूनोवे रिंग मेथड। ठीक है, ड्यूनोवे एक प्रकार की रिंग होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया ड्यूनोवे रिंग मेथड। बोथ सरफेस एंड इंटरफेशियल सरफेस टेंशन दोनों के लिए हमारी ये मेथड हमारा यूज होता है। देन पहला जो हमारा है क्या है, कैपिलरी राइज मेथड। ठीक है, अब कैपिलरी राइज मेथड को समझने के लिए आप अपने घर में ही ले आइए और एक आप ले लीजिए ऐसा जिसमें बीच में आपका सुराख हो, जैसे पाइप होता है। ठीक है, आप एक गिलास ले लीजिए और उसको डिप कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक फॉर्मुलेशन, मतलब जहाँ तक लिक्विड पहुँचता है, आप जब कांच का गिलास लेंगे तो कांच के गिलास में देखेंगे कि जहाँ पे लिक्विड पहुँचता है वहाँ पर एक एंगल हो जाता है, मतलब बीच में आपको देखेंगे थोड़ा सा गहराई। मैं आपको दिखाता हूँ इसी में, एक मिनट, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मेशन, मतलब आपने एक बीकर लिया या गिलास लिया, उसमें इतना वाटर भरा, फिर आपने एक कैपिलरी यूज कर ली। ठीक है, तो जब यहाँ से वाटर उठ के यहाँ पे गया तो यहाँ पे कुछ ऐसा चंद्राकार बना लेगा। आप कभी ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पर एक चंद्राकार ऐसे, तो इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज मेथड। तो इसके बारे में आइए हम डिटेल से देखते हैं। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए कैपिलरी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, मतलब जब हम किसी कैपिलरी को लिक्विड में इमर्स करते हैं, मतलब डुबोते हैं, द लिक्विड राइज अप द ट्यूब, मतलब जो लिक्विड होता है धड़ाक से ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब ट्यूब में आ जाता है, टू ए सर्टेन हाइट, मतलब एक कांस्टेंट सर्टेन हाइट तक की जितना उस वहाँ पे जा सकता है। दियर राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अधेशन बिटवीन वाटर एंड कैपिलरी वॉल।
अब ये हमारा कैपिलरी में अंदर आया कैसे, लिक्विड क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या काम कर रहा है, एडेशन फोर्स, किसके बिटवीन, क्योंकि जो हमारा मतलब कैपिलरी है और वाटर है वो दोनों आपस में मिसिबल नहीं है, ठीक है, वो आपस में दोनों मिसिबल नहीं हो सकते, इसलिए वहाँ पे एडहेसिव फोर्स आ गया, मतलब वहाँ पे वो दोनों आपस में चिपक गए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं, एडहेंशन, मतलब चिपक जाना बिटवीन वाटर एंड कैपिलरी वॉल, देम द फोर्स ऑफ कोहेंशन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर हमारा ऊपर क्यों चढ़ गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको चिपक जाना चाहिए, तो वो ऊपर क्यों चढ़ गया, क्यों, क्योंकि जो वाटर का मिसिबल है वो वहाँ पे हमारा क्या काम करता है, कोहेंशन फोर्स, ठीक है। देन आपको मैं यहाँ पे समझा ही चुका हूँ, ये आपका एक लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड है, आप यहाँ पे एक ट्यूब लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे आप छोड़िए, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने लिक्विड लगा दिया, एक कैपिलरीराइज कर दे, और यहाँ पे आपका एक कोर टाइप का बन गया, मतलब अर्धचंद्राकार का ऐसे टाइप का बन गया। आप कभी भी देखेंगे, आप क्लास के कांच ले लीजिए, स्लाइड ले लीजिए, या आप कोई ग्लास ले लीजिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आप उसमें पानी भरेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ना थोड़ा चंद्राकार होता ही होता है, तो उसी को बोलते हैं थीटा, मतलब उसमें जितने अंश का कोण बनता है। देन आता है लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, मतलब जो हमारा लिक्विड राइज होता है क्यों, कैपिलरी एक्शन के कारण। दी टू अपोजिट फोर्सेस, मतलब वहाँ पे दो अपोजिट फोर्स, पहला फोर्स क्या होता है, फोर्स व्हिच अपवर्ड ड्यू टू द सरफेस टेंशन, मतलब हमारा जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है, एक फोर्स वो काम कर रहा है, और सेकंड फोर्स क्या काम कर, डाउन फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी। अब वो लिक्विड हमारा कैपिलरी के बाहर क्यों नहीं गया, मतलब एक सर्टेन हाइट तक ही गया, तो वहाँ पे हमारा दूसरा फोर्स काम करता है, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जो कि उस वाटर को अपने मतलब उस जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है वहाँ पे उसको कंटेन, मतलब एक अटैचमेंट दिए हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, दूसरा फोर्स काम करता है एट द इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलित पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू लिक्विड मास, मतलब जो उसका सरफेस टेंशन होगा, मतलब ऊपर उठना का और नीचे बैठने का दोनों बराबर हो जाएगा। सर्कुम्फेरेंस, मतलब अब सर्कुम्फेरेंस का मतलब परिधि होता है, मतलब आप यहाँ पे जो आप देखेंगे जो वाटर की बूंदें होती हैं वो गोल क्यों होती हैं, तो ठीक है, गोल होने के कारण इसलिए वहाँ पे हम उसकी परिधि लेते हैं। इनटू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, मतलब जितना हमारा कैपिलरी में वाटर गया, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मास इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी सभी को पता है, तो सर्कुम्फेरेंस इनटू सरफेस टेंशन इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सीधा हम बोल सकते हैं। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो यहाँ पे हम सीधा रखेंगे सर्कुम्फेरेंस इंटू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे 2 पाई कैसे आया, ठीक है, क्योंकि आप जब देखेंगे गोले की परिधि बराबर 2 पाई होती है, मतलब जो गोला होता है जैसे बूंद हमारी है वो गोल की ही होती है, ठीक है, तो वो गोल है इसलिए उसका सर्कुम्फेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा, तो सर्कुम्फेरेंस की जगह आप 2 पाई रख दीजिए, और सरफेस टेंशन को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एरिया की जगह हमने पाई आर स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि आप जब गोले का एरिया देखेंगे तो उसका जो मान होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एच इक्वल टू हाइट, रो इक्वल टू डेंसिटी एंड जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अगर आप इसको संतुलित करेंगे देखिए यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पर 1 पाई है, तो 1 पाई से 1 पाई कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 1 आर है, वहाँ पे 1 आर स्क्वायर है, तो 1 आर से 1 आर कट गया, बाकी आपका एच जी रो जी बच गया, तो गामा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ क्यों, क्योंकि उधर 2 पाई है यहाँ 1 पाई है, जब 2 का भाग है मतलब 1 का भाग ये 2 करेंगे तो आपका आधा आएगा, तो गामा इज इक्वल टू हाफ आर एच रो जी, ये आपका एक कैलकुलेशन फार्मूला निकल के आएगा। देन वेयर गामा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड राइज एंड रो इक्वल टू डेंसिटी एंड जी इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको नॉर्मल में मैं प्रोसीजर बता चुका हूँ, एक मेथडली आपको प्रोसीजर बताता हूँ। टेक द रिक्वायर्ड साइज ऑफ कैपिलरी, वॉश क्लीन एंड ड्राई, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट का यूज करने से पहले आपकी पहली लाइन क्या होती है कि उसको वॉश करना है, क्लीन करना है एंड ड्राई करना है, ये हमारे लैब का नियम है भाई साहब। देन सेकेंड हमारा क्या है,
सेट द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको आपको चारों तरफ से घुमाना है। जैसे फिल्म की शूटिंग होती है कि चारों तरफ से उसको घुमा घुमा कर आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं, सेम उसी प्रकार, क्योंकि हमको वहाँ पे थीटा देखना है, वहाँ पे उसका कोण देखना है कि कितना वो कोण पे हमारा झुक रहा है, कैसा अर्धचंद्राकार बन रहा है। सेट द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। टेक 50 ml ऑफ लिक्विड इन 100 ml ऑफ बीकर। ठीक है, अब 100 ml के बीकर में आप 50 ml वाटर ले लेंगे। फिक्स्ड एंड डिप एट द सरफेस एट ए लिक्विड कैपिलरी। अब वहाँ पे क्या करेंगे कि आप वहाँ पे एक कैपिलरी डिप्ड कर देंगे, मतलब उसमें डुबो देंगे। व्हेन दी हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी राइज, जैसे ही कैपिलरी में आपके लिक्विड जो होगी वो भरेगी, उसकी हाइट ऊपर हो जाएगी। मतलब आपका जैसे 75 ml पर 75 ml तक का जो पॉइंट होता है वहाँ तक की कैपिलरी आपका भर जाएगी। लेकिन कहाँ? बाहर नहीं, बीकर के बाहर नहीं, कैपिलरी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो उसका वॉल्यूम होगा वो सेम इट इज बना ही रहेगा, बट उसकी हाइट ऊपर हो जाएगी। व्हेन दी हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी राइज, जब हमारा मतलब जो हाइट लिक्विड की हाइट है वो कैपिलरी में राइज हो जाएगी, मीजर दैट, फिर इसको हम तुरंत मीजर कर देंगे। क्या है, क्या मीजर करेंगे? उसकी हाइट बाय यूजिंग ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। और फिर हम माइक्रोस्कोप से उसकी मतलब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे बाई फोकसिंग फर्स्ट एट द मीजर, देन रिमूव द बीकर। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐसे तो रिमूव कर नहीं देंगे, अगर ऐसे आपने रिमूव कर दिया तो जो उसके अंदर पानी है, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो इसके लिए आप वहाँ पर एक चिन्ह लगा दीजिए जहाँ तक आपका हाइट आई है, ठीक है, एक आप निशान लगा दीजिए। देन रिमूव द मीकर एंड फोकस ऑन द टिप ऑफ द कैपिलरी। उसके बाद आप कैपिलरी पे आप फोकस कर दीजिए। आप इसका एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं, पीपेट ले लीजिए, पीपेट में एक ड्रॉप आप गिराएंगे, जैसे पीपेट का यूज करते हैं आप, ड्रॉप वाइज गिराते हैं, तो उस ड्रॉप को भी आप देख सकते हैं कि जो उसका आकार होता है वो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये हमारी अलग की लैंग्वेज है। डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग पाइनोमीटर। ठीक है, देन आता है ड्रॉप फार्मूलेशन मेथड। ठीक है, ड्रॉप मतलब यहाँ पे पीपेट के द्वारा आप ड्रॉप, जो भी मैंने बताया ना, ड्रॉप वाइज आप उसको ड्रॉप्ड करेंगे। इसमें क्या हो जाता है? स्टेगलोमीटर का यूज किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? व्हेन लिक्विड कम आउट ऑफ कैपिलरी, मतलब कहने का क्या है कि जब लिक्विड आपका कैपिलरी से बाहर आ जाता है, कब आएगा बाहर? जब आप 100 ml के बीकर में 100 ml वाटर भरेंगे, तब आपका वहाँ पे एक ऊपर की ओर आपका एक बूंद बन के आ जाएगा। इट फर्स्ट फॉर्म ए ड्रॉप, सबसे पहले इसमें क्या होता है? एक ड्रॉप का फॉर्मेशन होता है एट द टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, मतलब एक टिप पे, मतलब कैपिलरी के ट्यूब पे सीधा आप देख सकते हैं कि आप कोई भी पाइप ले लीजिए, जब उसको आप डिप करते हैं अपना पानी होता है तो ऊपर एक उसके सरफेस पे ऊपर होने के बावजूद भी वो नीचे नहीं आती है, ना गिरती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करते हुए भी नीचे नहीं गिरती है। इसीलिए वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? ड्रॉप फॉर्मुलेशन मेथड का यूज करते हैं। एंड डिटैच फ्रॉम द टिप, देखो वो हमारी टिप से डिटैच्ड होती है। द वेट ऑफ द ड्रॉप इक्वल टू द टोटल सरफेस टेंशन एंड द सर्कमफेरेंस ऑन द ट्यूब, मतलब जो हमारी कैपिलरी में से जितनी बूंद हमारी निकली हुई है ऊपर की तरफ, उसका टोटल वेट क्या होता है? सरफेस टेंशन एट द सर्कमफेरेंस ऑन द ट्यूब। हैंस तो हम क्या कह सकते हैं? वेट ऑफ ड्रॉप, मतलब जो ड्रॉप का वेट है इक्वल टू सरफेस टेंशन, मतलब वेट ऑफ ड्रॉप इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड वेट इक्वल टू m इंटू जी, एम वेयर m इज इक्वल टू मास एंड g इज इक्वल टू ग्रेविटी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2πr/y। अब 2π क्यों लिया गया? 2πr क्यों लिया गया? मैंने अभी आपको बताया कि जो गोले का मतलब जो एरिया होता है उसको 2π हम लेते हैं, ठीक है, और सरफेस टेंशन हमारा गामा है, तो क्या होगा? 2πr। ठीक है, जहाँ पे m इक्वल टू मास, g इक्वल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, r इक्वल टू रेडियस एंड गामा इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे जो हमारा सूत्र निकल के आता है वो v/ρ g इक्वल टू 2πr, वेयर m इक्वल टू वॉल्यूम एंड डेंसिटी, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू रो इंटू जी अपान 2πr। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसको डिटेक्ट करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं, एक ड्रॉप वेट मेथड, एक ड्रॉप नंबर मेथड। मतलब उस ड्रॉप, मतलब जो आप वहाँ पे बन रहा है, जो ड्रॉप बन रहा है उसका एक मतलब वेट कर लेंगे, कितना ग्राम का होता है, एक नंबर, कितनी ड्रॉप, मतलब कितना और कितनी, मतलब कितना किस में? वेट में, और कितनी किस में? नंबर में। तो वही आता है ड्रॉप वेट मेथड। वेट द फॉर्म ड्रॉप, मतलब जो फॉर्मेशन हुआ है ड्रॉप का उसका आप सीधा सीधा वेट कर लेंगे। दिस मेथड इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रॉप पिपेट और स्टेगलोमीटर विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब फिक्स्ड मिडिल ऑफ ट्यूब। तो देयर आर
टू मार्किंग ऑन द पिपेट मार्क्ड एज ए एंड बी। अब आप एक पिपेट ले लेंगे, वहाँ पे 2 मार्किंग कर देंगे ए और बी के नाम से। दियर इज ए कैपिलरी बोर एट द टिप ऑफ द स्लेग्नोमीटर मीटर, ठीक है, मतलब स्लेग्नोमीटर के नीचे आप एक कैपिलरी बोर मतलब टिप मतलब एक सीधा सीधा करके आप चिन्ह लगा देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे आकर हम देखते हैं तब हमको समझ में आएगा। ये जो स्टेगलोमीटर आपको दिख रहा है ये हमारा ओस्टवाल्ड का तैयार किया गया है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको इसका डिटर्मिनेशन करना मुश्किल हो जाता है, मतलब सीधा सीधा कह दें कि ये एक बहुत ही हार्ड टेक्निक है, ठीक है। इसी टेक्निक को सरल बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि हमारी लेबोरेटरी में ईजिली हमको मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये वर्क कैसे करता है, मतलब आप यहाँ पे देखिए ओस्टवाल्ड में पहले देखिए, ये आपकी अपर कैपिलरी ट्यूब है, मतलब जो ये पूरी आपकी ट्यूब है ये अपर कैपिलरी ट्यूब है और ये हमारी लोअर कैपिलरी ट्यूब है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ए और बी इसका नॉमिनेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। और वहीं आप देखिए यहाँ भी आपका अपर कैपिलरी ट्यूब है और नीचे हमारा लोअर कैपिलरी। बस दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे हमारी ड्रॉप बनती है, मतलब यहाँ पे हमारी जो ड्रॉप बनती है वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस ड्रॉप को हम काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ड्रॉप बनेगी उस ड्रॉप को हम काउंट ना करके सीधा सीधा उसको केवल वेट कर सकते हैं। तो सीधा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने लिक्विड डाला, मतलब अपर कैपिलरी ट्यूब में सीधा आप यहाँ से लिक्विड खींचे ऊपर की तरफ, मतलब आपने वो डब्बा घुमाया, मतलब दबाया, यहाँ प्रेशर बना, लिक्विड ऊपर गया, ठीक है। फिर आपने धीरे धीरे उसको एक एक बूंद करके छोड़ा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका नंबर गिन लेंगे, मतलब वेट कर लेंगे कितना बूंद आपका गिरा, कितने मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में आने में कितना लिक्विड हमारा हमको वेट प्राप्त हुआ, तो उसी को हम राइज कर लेंगे, उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन प्रोसीजर इसका क्या होता है, क्लीन एंड ड्राई द स्लेग्नोमीटर एंड फिक्स द वर्टिकली ऑन द स्टैंड, देन सक द गिवन लिक्विड, मतलब उसको सक कर लेंगे अप टू द ए मार्क्स, मतलब जो आपने मार्क ए लगाया है, एंड अलाउ टू द लिक्विड स्लोली ड्रॉप फॉर्म टू टिप। उसके बाद हम उसको स्लोली ड्रॉप करेंगे कि वहाँ पर एक टिप बन जाए, ठीक है, एक बूंद बन जाए। कलेक्ट अबाउट 20 ड्रॉप्स इन अ क्लीन टीयर्ड वेजल, टीयर्ड मतलब नाप तौल के साथ, मतलब वेजल एंड वेट। डिटरमाइन द वेट ऑफ द वन ड्रॉप बाय डिवाइडिंग वेट ऑफ लिक्विड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप, देन वेट बाय ड्रॉप, ठीक है। क्लीन एंड ड्राई द स्लेग्नोमीटर, मतलब वेट मेथड के लिए जो हम यूज करते हैं, क्लीन एंड ड्राई द स्लेग्नोमीटर एंड फिल्ड विद द लिक्विड रेफरेंस एंड डिटरमाइन द वेट सेम एज प्रोसीजर। वी नो दैट weight of drop is equal to surface tension at the circumference of the tube। show मतलब for liquid test m1g is equal to 2 pi r gamma 1 and reference liquid के लिए m2g is equal to 2 pi r मतलब गामा स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लिक्विड टेस्ट और रेफरेंस लिक्विड में अंतर क्या है। तो जो लिक्विड टेस्ट आपने मतलब ए तक भरा था, उसका मतलब ये हो रहा है कि जहाँ ए मार्किंग था आपने जब लिक्विड लिया था, उसका मतलब हो गया फॉर लिक्विड टेस्ट, एंड रेफरेंस मतलब बी तक पहुँचने में कितना उसका लिक्विड मतलब बाहर निकला, कितना बूंद आपकी बाहर निकली, उसको बोलते हैं रेफरेंस लिक्विड। देन क्या करेंगे, डिवाइड द बोथ इक्वेशन, उसके बाद दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। m1g अपन m2g इज इक्वल टू 2 पाई आर गामा 1 अपन 2 पाई आर गामा 2, ठीक है। तो यहाँ पे g से g कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, गामा 1 बाई गामा 2 एंड m1 बाई m2, जहाँ पे m1 इजकल टू मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ टेस्ट लिक्विड जाएगा एंड m2 इजकल मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ रेफरेंस लिक्विड, एंड गामा 1 इजकल टू सरफेस टेंशन ऑफ द टेस्ट लिक्विड एंड गामा 2 इजकल टू सरफेस टेंशन ऑफ द रेफरेंस लिक्विड। देन आता है ड्रॉप नंबर मेथड, मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि जितना ड्रॉप हमारा बनता है उसको हम काउंट कर लेंगे। दिस मेथड इज कैरिड आउट बाय द पीपेट, मतलब इसमें हम पीपेट का यूज करते हैं स्लेग्नोमीटर बाय शकिंग द टेस्ट लिक्विड। सेम प्रोसीजर वही है, बस इसमें आपको क्या करना है कि आप वहाँ पे क्या करते थे, उसका वेट कर लेते थे, कितना ग्राम में है ये कर लेते थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस मतलब जो ड्रॉप आपकी फॉर्मेशन होगी उसका आप नंबर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 कितने आपकी ड्रॉप्स बनी।
कीप दिस टेक्नोमीटर वर्टिकली सेम, वही अलाउ द लिक्विड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप फॉर्म टू ए टू बी, वही हम सीधा कर लेंगे। एक बार लिक्विड को ए तक भर लेंगे, उसके बाद वहाँ से ड्रॉप कर लेंगे और बी तक जितना हमारा लिक्विड हमारा बूंद के टाइप में नीचे हमारा किसी बीकर में आप डाल देंगे, उसको आपको कंप्लीट मतलब 1 2 3 4 5 जितनी भी बूंदें लगेंगे नीचे आने के लिए बी पॉइंट तक उस वाटर को आप उसी को जोड़ के बता देंगे। काउंट द नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड रेफरेंस लिक्विड और कम सम वॉल्यूम। इफ द लिक्विड इज N1 एंड रेफरेंस लिक्विड इक्वल टू N2, मतलब कहने का क्या है कि जो ए पोजीशन तक है, ठीक है, वो लिक्विड आपका N1 है और रेफरेंस लिक्विड मतलब बी पोजीशन तक पहुंचने में जो इसका लिक्विड हो जाता है वो N2 रहता है, तो व्हिच रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस वॉल्यूम V एंड फॉर्म A टू B, देन जो इसका फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ द टेस्ट लिक्विड V बाई N1 एंड वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ऑफ रेफरेंस लिक्विड इक्वल टू V अपॉन N2, देन मास ऑफ वन ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब सीधा सीधा वॉल्यूम मास का मतलब आप सीधा समझते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। देन मास ऑफ वन ड्रॉप टेस्ट लिक्विड इक्वल टू V अपॉन N1 इंटू ρ1, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि एक मतलब जो आपने मार्किंग की हुई ए वहाँ का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे N1 है, ठीक है। आप सेम इसी तरह आप N2 के लिए मतलब बी पोजीशन के लिए क्या करेंगे, देन मास ऑफ वन ड्रॉप ऑफ रेफरेंस लिक्विड V बाई N2 इंटू ρ2। अब अगर इन दोनों को आप पोजीशन मतलब जो दोनों इक्वेशन है आप उसको मतलब क्रॉस करेंगे या सॉल्यूशन मतलब उसका सीधा सीधा बोल दें कि आप उसको कंप्लीट करेंगे या उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा V ρ1 अपॉन G अपॉन N1 इक्वल टू 2 पाई R गामा, ये आपके थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली पुट द वैल्यू इन द सेकेंड इक्वेशन, अब इसकी हमको क्या करना है, इसकी सेकेंड इक्वेशन में हम इसका मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा Vp 2 G अपॉन N2 इक्वल टू 2 पाई R गामा 2, ये आपकी इक्वेशन 4 बन जाएगी। आप डिवाइड कर देंगे, मतलब जो आपके थर्ड इक्वेशन बनी है और फोर्थ इक्वेशन बनी है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, V ρ1 G अपॉन N1 इक्वल टू V ρ2 G अपॉन N2, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई R गामा 1 अपॉन 2 पाई R गामा 2। आपको पता ही कि 2 पाई R आया कहाँ से, क्योंकि वो हमारा एक गोल बन रहा है, गोले की एरिया हमारा क्या होता है 2 पाई R होता है, तो वहीं से आया। तो अब यहाँ पे जब आपको काटना पीटना शुरू करेंगे तो आपको केवल क्या मिलेगा, गामा 1 अपॉन गामा 2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 और N1 अपॉन N2 अपॉन N1 या N1 अपॉन N2, वेयर ρ1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टेस्ट लिक्विड एंड ρ2 इक्वल टू रिक्वायर्ड लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ रेफरेंस लिक्विड एंड N1 इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप एट द टेस्ट लिक्विड, N2 इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप एट द रेफरेंस लिक्विड एंड गामा आपका सरफेस टेंशन है ही है। पहला गामा आपका किसके लिए हो जाएगा, टेस्ट लिक्विड के लिए हो जाएगा, और दूसरा गामा आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस लिक्विड के लिए हो जाएगा। देन आता है व्हील हेलमेट प्लेट method. This method used to measure the equilibrium surface or interface tension at the air liquid or liquid इंटरफेस, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो इस मेथड का यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, मतलब आप कोई फॉर्मुलेशन है, ठीक है, जैसे एयर लिक्विड, ठीक है, जैसे आप कोई सिरप तैयार किए हुए हैं अपने कंटेनर में रखा हुआ है, तो इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके बीच में लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन बनता है उसको मेजर आउट करने के लिए, एंड लिक्विड इंटरफेस मतलब टू इमिसिबल लिक्विड के बीच के इंटरफेस के सरफेस टेंशन को यूज करने के लिए। इसका मेनली जो यूज होता है वो इंटरफेस से सरफेस टेंशन को मेजरमेंट करना ही होता है। ए पार्ट टेस्ट मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट टेस्ट यूज होते हैं, ए सिंपल पार्ट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास मतलब ग्लास होता है, माइका और प्लेटिनम प्लेट होती है, अटैच विद द टेंशन माइक्रो बैलेंस जो कि एक माइक्रो बैलेंस से अटैच्ड होती है। दी प्लेट इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, जो प्लेट वो लगी होती है परपेंडिकुलर मतलब कर्णाधार के रूप से बनी होती है इंटरफेस, एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट एट इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल सरफेस। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि आपका ये फेजेस बना हुआ है, ठीक है, और टोर्सन बैलेंस है, ठीक है, ये आपकी कैपिलरी है, ठीक है, और ये आपका एक परपेंडिकुलर जैसे बताने कि परपेंडिकुलर फिक्स्ड होता है कर्णाधार, वो आपका कर्णाधार फिक्स्ड है यहाँ पे। तो इफ़ द लिक्विड इज कम्प्लीटली वेट द प्लेट, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि इसको वेट कर लिया, मतलब वेट का मतलब तरल दे दिया, मतलब तरी कर दिया, वेट द प्लेट मतलब प्लेट को आपने क्या कर दिया, एक तरी दे दिया। दी अटैचमेंट फोर्स इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन देन इट मल्टीप्लाई बाय द मतलब पेरीमीटर ऑफ द सरफेस डी अटैच्ड,
देन इसका जो फॉर्म मतलब कैलकुलेशन निकल के आता है क्या, F इक्वल टू 2L प्लस डी कॉस थीटा गामा। अब थीटा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल बनता है, परपेंडिकुलर एंगल बनता है। तो अगर आपका जो एंगल बना वो 90 का, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे। अगर 0 डिग्री का बना तो यहाँ पे आप 0 रख देंगे, ठीक है। तो WN माइनस W इक्वल टू 2L प्लस डी गामा एज्यूमिंग कंप्लीट वेटिंग ऑफ प्लेट। अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो एक सीधा सीधा वहाँ पे आप लिखेंगे गामा इक्वल टू WL माइनस W अपॉन 2L प्लस डी, वेयर W इक्वल टू रीडिंग ऑन बैलेंस प्रायर टू द डिटैचमेंट ऑफ द प्लेट एंड W इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीडिंग ऑन द बैलेंस आफ्टर डिटैचमेंट ऑफ द प्लेट। मतलब WL हो जाएगा आपका इनिशियल और W आपका हो जाएगा मतलब बाद का। देन आता है हमारा L इक्वल टू विड्थ ऑफ द प्लेट एंड D इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट। देन आता है ड्यू न्यूवी टेंसियोमीटर मेथड, ठीक है। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द मेजरिंग बोथ सरफेस एंड इंटरफेस सरफेस टेंशन। मतलब कहने का क्या है कि ये जो मेथड होता है ये दोनों मतलब सरफेस टेंशन को इंटरफेस सरफेस टेंशन दोनों को मेजर आउट करने के लिए यूज किया जाता है। द अपार्टेज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड ड्यू नोवे टेंशियोमीटर। मतलब जो इसमें अपार्टेज हो जाए प्रकार की रिंग होती है ड्यू नोवे टेंशियोमीटर, इसलिए इसको कहा जाता है ड्यू नोवे टेंशियोमीटर मेथड। प्रिंसिपल क्या होता है, द अपार्टेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट द फोर्स नेसेसरी टू डिटेक्ट ए प्लेटिनम रिंग। मतलब इसमें एक प्लेटिनम रिंग होती है जो क्या करती है कि वहाँ पे जितना फोर्स हमारा लग रहा है, जितना हमारी नेसेसिटी होती है उसको मेजर आउट करती है फ्रॉम द सरफेस और इंटरफेशियल ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस और इंटरफेशियल सरफेस टेंशन रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग डायल। मतलब यह क्या, एक मेजरिंग डायल कंसिस्ट क्या होता है, डैट स्टैंड ऑन द स्टैंड। मतलब एक स्टैंड के ऊपर ये स्टैंड हुई रहती है। द मेजरिंग डायल हैज 2 कंपोनेंट। जो मेजरिंग डायल होता है उसमें 2 कंपोनेंट लगे होते हैं, एक वर्टिक्स स्केल लगी होती है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं, मतलब सॉरी एक वर्टिक्स स्केल लगी जिसको आउटर डायरेक्शन में फिट किया होता है और एक मेन स्केल लगी जो अंदर के डायरेक्शन में आपकी फिटेड की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम ड्यू नोवी रिंग। मतलब ये क्या कहता है, ड्यू नोवी रिंग जो प्लेटिनम की बनी होती है उसको कंसिस्ट किया दे। एट द बॉटम ए डिवाइस इज फिटेड टू राइज द सैंपल। मतलब अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसका राइजिंग तक मतलब राइजिंग का मतलब उस लिक्विड को हमको राइज करने के लिए कुछ ना तो कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हम बॉटम पे एक डिवाइस यूज कर देंगे जो क्या करेगा कि उस सैंपल को राइज कर देगा। ऑन द अप ऑफ द डिवाइस ए कंटेनर लेयर बीकर फिटेड। मतलब ऊपर के साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक कंटेनर फिट है टाइप ऑफ बीकर। मतलब बीकर के टाइप का एक कंटेनर फिट है दैट डिटरमाइंड सरफेस टेंशन, जो हमारा सरफेस टेंशन को डिटरमाइन कर रहा है। देन इसकी वर्किंग क्या होती है, द लिक्विड व्हिच टू सरफेस टेंशन इज टू बी मेजर्ड। मतलब जिस लिक्विड की आपको सरफेस टेंशन या इंटरफेस सरफेस टेंशन आपको मेजर आउट करनी है, पुट इनटू द कंटेनर। पहले आप कंटेनर में उसको पुट कर देंगे। ए प्लेट अबाउट 4 mm ए सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या होता है कि आप जब दुग्ध डेयरी पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो उसको मथने वाला जो मशीन आती है वही से उसी को बोलते हैं ड्यू नोवे टेंशियोमीटर, ठीक है। तो ए प्लेटिनम रिंग अबाउट 4 mm इज सस्पेंडेड इनटू द लिक्विड, ठीक है। द रिंग इज अटैच्ड टू द स्केल थ्रू टॉर्शन वायर। द रिंग शुड जस्ट टच द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब जो रिंग होता है वो सरफेस लिक्विड के सरफेस पे अटैच जरूर होनी चाहिए। द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच द रिंग इज नोटेड फ्रॉम द स्केल। देन द अटैचमेंट इज गिवन बाई, मतलब इसका फॉर्मूला आएगा P इक्वल टू W इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस R2 गामा। अब यहाँ पे R1 R2 क्यों लिया गया, क्योंकि वहाँ पे हमारा 2 रेडियस काम कर रहा है, इंटरफेशियल बनना है हमारा, ठीक है। किसी 2 इमिसिबल लिक्विड का बनना है हमारा, तो यहाँ पे उसका जो रेडियस होगा वो 2 लिया जाएगा। एक हमारा जैसे ऑयल इन वाटर का, एक ऑयल का रेडियस, एक वाटर का रेडियस ले जाएगा। इसलिए R1 प्लस R2 इंटू गामा। गामा का मतलब सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू P बाई 2 पाई R1 प्लस R2 वेयर P इज इक्वल टू पुल एक्सर्टेड थ्रू torsion wire and W is equal to force in the term of weight and R1 and R2 is equal to inner and outer radius. Then the error of 25% can occur if correction factor is not applied. So the equation y is equal to P by 2 by R1 plus R2 into beta. Then y is equal to मतलब जो हमारा P हो जाएगा डायल रीडिंग इन डाइंस अपॉन
2 इंटू रिंग सर्कम्फेरेंस, मतलब जो उसमें सर्कम्फेरेंस जो उसकी परिधि बनी उसके 2 गुना इंटू कोएफिशिएंट मतलब करेक्शन फैक्टर, मतलब उसको फिर करेक्शन फैक्टर से गुणा कर देंगे। इफ़ R1 इक्वल टू R2, अगर R1 आपका R2 के बराबर हुआ तो गामा इक्वल टू P/4 πr इंटू P, वेयर P इक्वल टू करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ पे आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। मुझे पता है कि आपको ये जो मेथड है वो कम समझ में आया होगा, लेकिन जब ये मेथड आप प्रैक्टिकल में यूज करेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया जाएगा, और हो सकता है तो हम आपको प्रैक्टिकल जल्द से जल्द अवेलेबल कर देंगे। बट जहाँ तक हमें लगता है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म कर दी है, तो हम 2018 और 2019 का जो पेपर है उसको हम सॉल्व आउट करके जल्दी से जल्दी आपके बीच में पहुँचाएँगे। और जैसे ही हमारी इंजीनियरिंग की और सुटिक्स की हमारी जैसे 5 यूनिट ख़त्म होती है, हम उसके भी दोनों साल के सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन। सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।